महिलाओं के लिए प्रतिरोध की आवाज़ उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, महिला का संघर्ष तो जो है वो परिवार से शुरू होता है और इतने बड़े-बड़े पदों पर जब वो जाती हैं तो भी उन्हें दोहरा शोषण सहन करना पड़ता है। कि किस तरह से जिस चीज़ से वो डर रही हैं, सबसे पहले वो उसी का सामना करना सीखें। नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम आए हैं विचार संगोष्ठी में जो दलित लेखक संघ की ओर से आयोजित किया गया है और 3 जनवरी सावित्रीबाई फूले जयंती है और उसी के उपलक्ष्य में आज स्त्री के पक्ष में शिक्षा का क्या महत्व है उसको लेकर विचार संगोष्ठी है। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजकुमारी जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस विचार गोष्ठी को करने का आखिर उनका मोटिव क्या था। मैम, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया निधि। सबसे पहले मैम आप अपना इंट्रो दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर राजकुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज और वर्तमान में दलित लेखक संघ की अध्यक्ष हूँ। मैम, ये जो आज विचार गोष्ठी का आयोजन आपने किया है, इसका थीम है स्त्री के पक्ष में शिक्षा का महत्व। आखिर इसको करने का मोटिव क्या था? देखिए, इसको करने का हमारा औचित्य जो है वो आधुनिक युग में भी जो हमारे समाज की स्त्रियां हैं वो साक्षर हैं, लेकिन उनके अंदर जो है जागृति कम है। आज भी मतलब मुझे जो लगता है कि जिस तरह से हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उनमें से बहुत सारी महिलाएं, मैं ये कहूँ कि 50% से भी अधिक महिलाएं जो हैं वो नहीं जानती कि सावित्री बाई फुले जो है उन्हीं के प्रयासों से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हर प्रत्येक जो स्त्री है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उनको शिक्षित करने का श्रेय जो है वो माता सावित्रीबाई फुले को ही जाता है। तो वो स्त्री विमर्श की भी सबसे पहली, या ये कहिए स्त्री विमर्श की पुरोधा वो हैं सावित्रीबाई फुले। तो जब तक स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी, उनको ज्ञान का अक्सर जो है ज्ञान नहीं होगा, अक्षरीय ज्ञान, तो वो उनका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक नहीं हो पाएगा, चाहे वो स्त्री को लेकर हो, चाहे वो समाज को लेकर हो, चाहे वो अपने परिवार को लेकर हो। तो शिक्षा के अभाव में स्त्री जैसे पहले थी कि भोग्य वस्तु के रूप में थी, उसके अभाव में स्त्री जो है वो भोग्य ही रहेगी और उसके साथ क्या हो रहा है, किस तरह की वो मानसिक शारीरिक यातनाएं झेल रही है, उसको मुखर रूप से बोलने का भी जो अवसर है उसको बिना शिक्षा के नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि हम अपनी बात कैसे रखें, तो प्रतिरोधी स्वर, महिलाओं के लिए प्रतिरोध की आवाज़ उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस वक्त जब इतना जकड़न से समाज गुजर रहा था, सामाजिक टूटन थी, कुरीतियाँ थी और महिला तो ये समझिए कि बिल्कुल निचले पायदान पर थी। उस समय में सावित्रीबाई फुले ने इस महत्व को समझा और स्त्रियों को बिना वर्ग भेद के, बिना संप्रदाय भेद के शिक्षित किया। तो उनकी जो पहली पाठशाला रही, प्राथमिक जो पाठशाला थी, जब उन्होंने स्कूल खोले थे, तो उसमें भी हम देखते हैं कि बुद्ध की परंपरा से जो परंपरा चली आ रही थी कि बिना भेदभाव के ही सभी को शिक्षित करना, समान मानना। तो उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने अपनी पहली जो पाठशाला थी उसमें सवर्ण स्त्रियों को भी दाखिला दिया, उनको भी साक्षर बनाया। तो ये स्त्री जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और क्योंकि वो व्यापक दृष्टिकोण हमें देता है, वैचारिकी हमें देता है। मैम, जैसे कि आपने शिक्षा का महत्व बताया और ये दलित लेखक संघ की ओर से आयोजित किया गया था। दलित लेखक संघ के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या एजेंडा है उनका और किस तरीके का वो काम करते हैं। दलित लेखक संघ जो है उसकी अभी हमने 25वीं वर्षगांठ मनाई थी और इसमें तमाम जो हमारे दलित लेखक रहे हैं, वरिष्ठ लेखक, वो लगभग जुड़े हुए थे। तो ये एक बहुत लंबी परंपरा है, 25 साल की जब हमने इसको मनाए हैं, इसके 25 वर्ष। तो उसमें हम जो वंचित समाज है, जो थर्ड जेंडर है, जो हमारा दलित वर्ग में जिसमें हम स्त्रियां भी आती हैं भारत की, तो उन सभी अल्पसंख्यक लोगों पर और जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर हम काम करते हैं। तो हमारा विशेष फोकस जो है वो इन्हीं लोगों पर रहता है, जो जिनकी अपेक्षाएं हुई हैं, जिनको शोषित किया गया है, जो वर्षों से जो है शोषण और पीड़ित जो रहे हैं, लोग शोषण का शिकार रहे हैं। तो ये जो दलित लेखक संघ है ये उसी संदर्भ में काम करता है, इन मुद्दों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहा है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, या उनकी आवाज़ जो है उस जो दबाई जा रही है उसको मुखर करने का प्रयास करता है।
जब मैम हम बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं का हम इस समाज में देखते हैं दोहरा तरीके से शोषण होता है। अगर आप दलित समुदाय से आती हैं तो आपका एक सामाजिक तौर से होगा, और आपका जेंडर के आधार पे तो आपके साथ भेदभाव होता ही है। लेकिन जब आप जाती है, एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करती है, तो उस पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे समय में महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से इतना सब भेदभाव होने के बाद वो साहित्य में, ब्यूरोक्रेसी में, तमाम ऐसे पदों पर कैसे जा पाएंगी? देखिए, महिला का संघर्ष तो जो है वो परिवार से शुरू होता है। सबसे पहले जब महिला संघर्ष के लिए उतरती है या प्रतिरोध की आवाज़ जब वो मुखर करती है, तो उसे अपने परिवार का ही सामना करता है। यदि महिला परिवार से प्रतिरोध की आवाज़ उठा लेती है, उसका सामना कर लेती है और अपने कदम बाहर निकाल लेती है, तो वो एक सशक्त महिला के रूप में जानी जाती है। उसका परिवार से बाहर आना ही उसको सामाजिक योगदान में जो है भागीदार बनाता है। वो तभी अपना सामाजिक योगदान दे सकती है जब वो अपने परिवार से बाहर निकलेगी। बहुत सारी अड़चनें आती हैं स्त्रियों को बाहर निकलने के लिए, और इतने बड़े-बड़े पदों पर जब वो जाती हैं तो भी उन्हें दोहरा शोषण सहन करना पड़ता है। एक जातीय, दूसरा स्त्री होने का भी, और तीसरा भी शोषण जो होता है, किस तरह से उनको दबाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों पर अपनी उनको जो है पकड़ बनानी पड़ेगी कि किस तरह से जिस चीज़ से वो डर रही हैं, सबसे पहले वो उसी का सामना करना सीखे। क्योंकि स्मूथली जो चीज़ें होती हैं वो तो सभी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती स्त्री के लिए उसका अस्तित्व होता है। तो अगर हम अपने अस्तित्व की पहचान कर लेते हैं, तो स्त्री जो है वो सशक्त महिला बन जाती है। और वो जब परिवार से बाहर आती है, समाज में आती है, तो धीरे धीरे जिस तरह से वो चुनौतियों का सामना करती है, उसी उसी तरीके से वो सशक्त भी हो जाती है। तो इस तरह से स्त्री जो है उसे अपने आप को एक तो दृढ़ संकल्पी बनाना होगा और निडर बनाना होगा, तभी वो जो है समाज की और जो तमाम चुनौतियां हैं उनका सामना कर पाएगी। मैम, क्या कहना चाहेंगी सावित्रीबाई फूले जयंती पे आप उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो समुदाय से आती हैं, जिनके आंखों में सपने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक हाशिए पे खड़ा होकर अपने आप को महसूस करती हैं और वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाती हैं? देखिए, हांसी के समाज की जो लड़कियां हैं, जिन्हें जो है एक परंपरा जो रही है हमारी कि हम अपनी बच्चियों को स्वतंत्रताएं नहीं देते। मुझे लगता है कि चाहे वो संविधान में लिखी हुई बात हो या बाबा साहब ने कहा हो कि अधिकार जो हैं वो मांगने से नहीं मिलते, तो ठीक वही चीज़ें फॉलो उनको करनी होंगी। अपने अधिकारों के लिए उनको जो है खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उन बच्चियों के अंदर हमें इस तरह के जो है जागृति लानी पड़ेगी, चाहे वो हम कैंप लगा के लगाएं या उनको घर घर जाकर इस तरह के संगठन बनाकर, समूह बनाकर उनको शिक्षित करें। तो ये जागृति तो हमें उन बच्चों के अंदर लानी पड़ेगी, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हम ज़मीनी काम नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हम शब्दों में ही जागृति लाते रहे और आलेखों में और तमाम तरह की कहानियाँ जो है वो लिखते रहे, साहित्य लिखते रहे, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो बच्चियाँ जो है वो शिक्षित नहीं हैं। उनको ज़रूरत है ज़मीनी कामों की, उनके पास जाकर उनको समझाने की, और एक जो है नई लीक तभी बन पाएगी जब हम ज़मीनी काम करेंगे। तो साहित्य अपनी जगह है और ज़मीनी काम अपनी जगह है। जो साहित्य लिख रहे हैं उनको ज़मीनी तौर पर भी काम करने की ज़रूरत है। और हम लोग जो है, मैं आपको बताऊं कि अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने ये जो हमारे मैनिफेस्टो में है, हमने थर्ड जेंडर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में मेरा एक उपन्यास आया है थर्ड जेंडर पे, द डार्केस्ट डेस्टिनी। तो ये भी एक नई पहल हमने अपने दलित लेखक संघ के माध्यम से की है, साहित्य के यात्रा में एक जिस आप नया थर्ड जेंडर की बात कर रही हैं, समाज में उसे किसी और नज़रों से देखा जाता है और बहुत अपशब्द कहे जाते हैं, उस संदर्भ में आपने किताब लिखी, और आखिर ये विचार कैसे आया? देखिए, विचार जो है इस तरह के जो अलग विचार हैं वो, मतलब मैंने जब से होश संभाला है तो उस तरह की चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी भूमिका में लिखा है कि कभी हमारी गली में जब थर्ड जेंडर आते थे तो मैं सवाल करती थी अपनी मम्मी से कि ये कौन है। तो मेरी मम्मी जो है मुझे डांट डपट के बिठा देती थी कि कोई नहीं है, क्योंकि वो इन लोगों से हमें जोड़ना ही नहीं चाहती थी कि इनका असर इस पे पड़े। तो इस तरह की जो मानसिकता हमारे समाज में है कि इन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ये उपेक्षा का भाव जो है वो हमारे अंदर जन्म से ही भर दिया जाता है। जिस तरह से स्त्री पुरुष का भेद जो है वो
कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से थर्ड जेंडर से हमें दूर रखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम जब पढ़े और हम लोग यूनिवर्सिटी आने लगे तो गुलाबी बाग के चौराहे पर भी मैं ये देखती और पीरागढ़ी के चौराहे पर भी वहाँ से गुजरती, तो जहन में फिर वो चीज़ें जो पुरानी चीज़ें थी वो आने लगी स्मृति तौर पे। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि चलो कभी काम करेंगे। कोई मनसा नहीं थी कि इस तरह का काम मैं करूँगी, लेकिन जब मैं फेसबुक पे गई तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आई। मुझे नहीं पता था वो लड़की थर्ड जेंडर है, वो लड़की आदिवासी वर्ग से है। और जब मैंने उसकी पोस्ट देखी तो उसमें मैंने देखा कि वो बाबा साहब को फॉलो करती हैं। वो लड़की बहुत ही सशक्त लड़की है और अपने अधिकारों के लिए जी जान से लड़ती है। उसके साथ जो भी गलत होता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम चलाई उसने, उसके साथ एक बार अटैक उसके ऊपर हुआ, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट करने लगी। थर्ड जेंडर पे काफ़ी लोगों ने लिखा है और लिखते भी रहेंगे, लेकिन मुझे उसमें जो ख़ास चीज़ लगी वो ये लगी कि वो एक वैचारिकी से जुड़ी हुई है, और वो वैचारिकी भी ऐसी वैचारिकी है जिससे बहुत कम लोग जुड़ते हैं। नाम तो हम लोगों ने रख रखे हैं, लेकिन वैचारिकी की जब बात आती है तो ऐसे मतलब एक अलग जेंडर, और वो भी इस तरह की वैचारिकी से जुड़ा हुआ, तो वो मेरे लिए आकर्षण का केंद्र था। तो मैंने उनसे मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जब उनसे बात करनी चाहिए तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि मैं भी कभी इस तरह के फील्ड में उतरी नहीं। तो मैंने उनको मैसेज भेजा है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो किताब लिखने से पहले एक दोस्त के माध्यम से मैंने उनसे बात की कि पहले आप बात करके देखिए, क्या पता किस तरह का स्वभाव इंसान का हो। उन्होंने बात की तो फिर उन्होंने बताया कि वो मैम लिखना चाह रही हैं, तो उनसे लगातार बातचीत मेरी फ़ोन कॉल्स पे होती रही। कोरोना काल में वो बीमार पड़ी तो बीच में थोड़ा तारतम्य बातचीत का टूटा, लेकिन लगातार बातें होती रही। तो उस वैचारिकी को लेकर जो वो चलती हैं, और जो थर्ड जेंडर होना वो अपने आप में एक संघर्ष है, और ऊपर से इस तरह के विचार के लेके चलना बहुत बड़ी बात है। और वो वर्ली आर्ट की बहुत ही अच्छी जो है आर्टिस्ट है, तो ये चीज़ भी मुझे उसमें खास लगी। तो मेरे लिए जो मुख्य चीज़ें आकर्षण का केंद्र रही वो एक वैचारिकी थी, एक दलित आदिवासी समाज से आने वाली लड़की थी, और एक थर्ड जेंडर थी। ये तीन मुख्य चीज़ें जो है मेरे लिए केंद्र बनी, और इसी आधार पर मैंने उनसे बातचीत के माध्यम से कुछ प्रसंग, उनके जीवन की घटनाएं लेकर और कुछ काल्पनिक इस उपन्यास को गढ़ा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे बहुत विचार और चिंतन मनन करना पड़ा कि ये ऐसा इस समाज में होता भी है, नहीं भी होता है। जो चीज़ें उसने बताई और जो मैं देख रही हूँ कि वो होता जा रहा है, तो मैं उससे वो चीज़ें मंगवाती हूँ कि हाँ, मुझे यकीन भी होता जा रहा है। क्योंकि कई बार हम संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं कि क्या पता हमने इनको बोल दिया कि हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो वो कुछ काल्पनिक चीज़ें हमें अपनी तरफ से कहानियाँ बना के दे दी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जो उन्होंने मुझे बताई थी वो वाकई ही हैं। फिर मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ा, और कि थर्ड जेंडर पे लोगों ने क्या क्या लिखा है उसको थोड़ा पढ़ा, एनालिसिस किया। फिर लिखने के बाद भी बहुत बार ऐसा हुआ कि कहानी पलटनी पड़ी कि उस तरह का सच उसमें उस समाज में नहीं है। तो कुल मिलाकर इस उपन्यास को 1 वर्ष पूरा हो गया, और 1 वर्ष में इस उपन्यास को मैं लिख पाई, और ये पहला ही उपन्यास मेरा है जो हमारे दर्शकों को कब पढ़ने के लिए मिलेगा? दर्शकों को बहुत जल्दी इसी हफ्ते ये उपन्यास जो है आज प्रेस में चला गया है, तो इसी हफ्ते ये उपन्यास प्रकाशित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी। ये थी डॉक्टर राजकुमारी। इन्होंने सारी चीज़ें एक लाइन में बोली कि स्त्रियों को अगर अपने अधिकारों की सचेत होना है, जागरूक होना है, तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए सावित्रीबाई फूले को आप पढ़िए, तभी समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।